एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर। और हम ये यूपीपीसीएस 2024 जो 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम लगा हुआ है और 22 दिसंबर उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस पेपर हैं जो मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल का नाम @रिसोर्स यूपीपीएससी है, जिसको आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर 100 से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट पेपर मिलेंगे। ठीक है, @रिसोर्स यूपीपीएससी। तो ये अभी अपडेटेड हैं, यानी कि इसमें से करंट अफेयर भी इंक्लूड है। तो हमने 50 नंबर तक क्वेश्चन को देख लिया है। तो अब मैं स्पीड को थोड़ा और ज़्यादा रखूँगी। वैसे वो जो अब वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया वो भी स्पीड तेज़ है, पर इसमें मैं क्या करूँगी कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन को कम बताऊँगी। एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़्यादा बता रही थी, कुछ चीज़ें ये बता रही थी कि कहाँ पर आपको गलती नहीं करनी, कहाँ पर आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पूर्वी पवन या पूर्वी क्षेत्र, इतना केवल एक शब्द से क्वेश्चन कैसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना उन चीज़ों को। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो और छोटे से छोटा ही रखूँ। तो 50 तक हमने अभी कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन, वो आप प्रैक्टिस करते रहो। अब हम 51 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट इसका जो पार्ट रहेगा उसको मत स्किप करना, क्योंकि उससे आपके करंट अफेयर भी जुड़े रहेंगे। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के इसमें ऐड रहते हैं, तो वो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए करंट अफेयर कैसा आता है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो आप इसमें देखना। चलो, 51 है कि बुर्ज हों पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। यह स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी राजस्थान। कोशिश करूँगी कि मैं ऑप्शन भी ना बताऊँ। तो बुर्ज होम पुरातत्व का नाम आपने सुना ही होगा, और ये कहाँ स्थित है तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। बुर्ज होम जो आपका पुरातत्व स्थल है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही है। कुछ चीज़ें और डिटेल में दी गई हैं, मैं डिटेल पूरा वैसे नहीं बताती हूँ, तो आप उसको आंसर से पढ़ लेना। ठीक है, जो पीडीएफ इसलिए मैं भेज देती हूँ तुरंत, तो मैंने उसके आंसर की पीडीएफ भी भेज दी है। नेक्स्ट है, चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? ए, बी, सी और डी में नाम दिया गया है, आप ऑप्शन पढ़ लो। तो चारों वेदों में जो सबसे छोटा वेद है वो आपका कह रहे हैं सामवेद है। ठीक है, कौन सा वेद है? तो सामवेद है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को आप पढ़ लेना। बात करें अगर यहाँ पर, तो मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में पाए गए शैल चित्रों से स्पष्ट है कि मध्य पाषाण काल के लोगों का कला के प्रति विशेष लगाव था। और मध्य पाषाण काल के शैल चित्र मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा भीमबेटका एवं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ तथा मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर यूपी स्पेशल में पूछता है तो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तथा मिर्ज़ापुर हो जाएंगे, लेकिन ऑल ओवर भारत में पूछ रहा है तो इस तरीके से बी ऑप्शन हो जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ चीज़ें पाई गई। तो ये आपके यूपी में भी पाई गई और एमपी में भी पाई गई, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? अब क्योंकि ये नहीं थी पूछ रहे हैं, तो ये ए, बी, सी और डी अब बताना है। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ लो क्वेश्चन को, फिर आंसर हम बताते हैं। आप पहले अपना रिकॉल करो कि आपको याद है क्या, या गेस करना तो गेस करो, हम तो फिर बाद में बताएंगे ही, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। तो अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू पशुओं में बिल्ली, कुत्ते, गधे, ऊँट, भेड़, बकरी और भैंस आदि शामिल थे, तो सिंह। ठीक है, सिंह के बारे में जानकारी नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोगों ने 51 से सॉल्व करना शुरू किया है, तो ये 51 से आप देख लो इसको। ठीक है, 54 तक पहुंच गए। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। ये ए में आपका सबसे उत्तरी स्थल मांडा, बी सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, सी सबसे पश्चिमी स्थल सुरकोटदा एंड डी सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं। पहली बात तो ये सारे ऑप्शन आपने पढ़े कि नहीं पढ़े। नहीं पढ़े तो इन्हीं से शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, क्योंकि पीडीएफ भेजती हूँ तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है। शॉर्ट नोट्स बना लो, लाइनिंग कर लो, अंडरलाइन कर लो, कुछ करके याद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो पहले ऑप्शन तो आप खुद पढ़ लो, ऑप्शन के बाद में देखते कि क्या सही नहीं है। सबसे उत्तरी स्थल जो होता है वो आपका मांडा जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र, सबसे पश्चिमी स्थल सुतकाग्नेडोर पाक ईरान सीमा, और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर उत्तर प्रदेश। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो सबसे पश्चिमी स्थल कह रहे हैं ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ओके, देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है? अब यहाँ पर भी सही नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप चारों पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ के बताऊँगी, बट इसमें आप रिकॉल करो, याद करो या गेस करो, जो भी है। याद आ रहा है तो ठीक है, आंसर एकदम सही रहेगा। गेस करने से क्या है कि आंसर में चांसेस रहते हैं 50-50 में भी गेस सही होता है, नहीं होता है। तो कह रहे कौन सा स्थल के संबंध में सही नहीं है? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था।
ठीक है क्या? यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन था। इसका उत्खनन प्रोफेसर एस आर राव ने किया। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था। तो ये आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि सी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह गुजरात में कैम्बे की खाड़ी के पास भोगवा नदी पर स्थित एक पत्तन था और जो कह रहे हैं तो ये एक कृत्रिम बंदरगाह था। ठीक है। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था? ए, बी, सी और डी। अब ये नाम आप पढ़ लेना, ऐसे टाइम बचेगा। बौद्ध लेखकों के अनुसार अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदयन था। हालांकि पाटलिपुत्र में किले का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था, किंतु उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को एक शहर के रूप में विकसित किया था और यह सोन और गंगा नदियों के संगम पर स्थित था। तो फिर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन बी ही सही बताया है। अब दोनों के बारे में बता दिया कि मतलब अजातशत्रु ने भी निर्माण करवाया था, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने भी करवाया था। तो जो किले का निर्माण कि एक शहर के रूप में पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण करवाया था, तो फिर बी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट इनका कहना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तोलक्का पीएम के संबंध में सही नहीं है? फिर सही नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पर सही नहीं पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की है। सी एंड डी। अब बताना है फिलहाल कि सही क्या नहीं है। तो देखो, मैं ऑप्शन तो पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आंसर आपको बता रही हूँ ताकि टाइम बचे। तोलक्का पियार द्वारा लिखित तोलक्का पीएम तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो बी यहाँ पर तो सही है आंसर। कह रहे हैं इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। तो इलांगो आदिगल की रचना का नाम शिल्पातिकारम है। ठीक है। तो ये फिर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि यही इसका सही नहीं है। बाकी आप पीडीएफ से पढ़ लेना अच्छे से। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? अब यहाँ पर भी सही नहीं पूछ रहे हैं। ऑप्शन है चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। बी सोने के सिक्कों को दीनार। सी ये है और डी ये। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो क्या इसमें सही नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। इनका कहना है कि इस काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था, हालांकि सोने के सिक्कों को दीनार के नाम से जाना जाता था। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, हालांकि कनिष्क द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों की तुलना में इनकी गुणवत्ता कम थी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है कि गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, तो कनिष्क की अपेक्षा इनकी कम अच्छी थी, वैसे अच्छी थी। ठीक है, ऑल ओवर में अच्छी थी। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन प्रशासन में महादंडनायक किसे कहा जाता था? अब ये 4 ऑप्शन दिए गए, ए, बी, सी और डी। अब आपको यहाँ पर आंसर बताना है। देखो, अगर आपको याद है, महाबलाधिकृत तो सेनापति को कहते हैं, महादंडनायक तो न्यायाधीश को कहा जाता है। ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि किसे कहा जाता था, तो बी हो जाएगा चीफ जस्टिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमने 55 से स्टार्ट किया था, तो या 55 से इसको भी देखते चलें। जो भी हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, हैं कि निम्नलिखित शासकों में से नागनंद नाटक का लेखक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या पुष्यभूति। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके एंशिएंट के भी हैं, मिक्स हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप पहले इसको रिकॉल करो, फिर याद करके बताओ कि क्या इसमें आंसर होगा। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं ने 3 नाटक लिखे हैं। ठीक है, हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक लिखे, रत्नावली, सप्रियदर्शिका और नागानंद। तो ऐसा माना जाता है कि धवक नामक लेखक ने सम्राट हर्षवर्धन के लिए ये 3 नाटक लिखे थे। अतः विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है? अब सही नहीं है पूछा है, तो पहले इसको टिक कर लो ताकि याद रहे। ए कह रहे कि वह राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे। बी वे शैव मत का अनुयायी थे। सी उनकी प्रसिद्ध कृति कन्नड़ भाषा में रचित कविराज मार्ग है। एंड डी उन्होंने मालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण करवाया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इनमें से कोई एक तो सही नहीं है, ये पहले ध्यान रखो। अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे। उन्होंने 64 वर्ष की दीर्घ अवधि तक शासन किया। मालवा और गंगाबाड़ी उनके नियंत्रण से बाहर हो गया था। उनके शासनकाल का सबसे लोकप्रिय तत्व सांस्कृतिक विकास है और वह जैन धर्म के अनुयायी थे। तो बी विकल्प यहाँ पर है कि वह शैव मत के अनुयायी थे। ये आपका यहाँ पर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अब ये 4 ऑप्शन दिए गए, विजयालय, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय। ये कुछ नाम मिलते जुलते हैं, तो राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराजा, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है। चोल राजवंश में कला वास्तुकला की द्रवण शैली अपने उत्कर्ष पर थी। तो चोल राजवंश के मंदिरों की मुख्य विशेषता विमान है।
राजराजा प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय कला एवं वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। तो फिर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ऋग वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? ए जनजाति गणतंत्र, बी लोकतांत्रिक स्वरूप, सी राजशाही सरकार, या डी वृद्धजनों द्वारा शासन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्य, तो ऋग्वैदिक आर्य जो हैं वो वृद्धजनों की एक परिषद द्वारा शासित होते थे, जिन्हें सभा और समिति के नाम से जाना जाता था। और यह सभा बुजुर्गों की एक चुनिंदा संस्था थी तथा राजा को प्रशासन संबंधी सलाह देती थी। यह कानूनी न्यायालय के रूप में भी कार्य करता था एवं आपराधिक मामलों की सुनवाई। देखो एंशियंट में क्या है कि ये न्यायालय वगैरह तो थे नहीं, तो अब उन चीज़ों का जो न्याय करना होता वो कौन करता होगा, तो उसी के बारे में इन्होंने दिया। तो किससे शासित थी? तो ये थी वृद्धजनों द्वारा शासित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लौह युग के चित्रित भूरे मृद भांड संस्कृति के संबंध में सही नहीं है? अब यहाँ पर सही नहीं है फिर पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को पहले पढ़ लो कि इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे, मतलब ये चीज़ें आप पढ़ लो, हमें आंसर की बात करनी कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। विभिन्न अन्वेषण यानी कि रिसर्च और उत्खनन कार्य के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में चित्रित भूरे मृद भांड संस्कृति स्थलों का पता चला है। जो सही नहीं है कि चित्रित भूरे मृद भांड PGW स्थलें पूर्वी यूपी बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित है। तो ये आपका यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि उत्तर वैदिक साहित्य में कई जनजातीय समूहों और राज्यों का उल्लेख मिलता है। बड़े साम्राज्य का विकास इस अवधि के दौरान हुए महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाते हैं। जो सही नहीं है वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर और सही हो जाएगा। ठीक है, कि ये आपका ऑप्शन है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट आपका है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। ये 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक उपनिषद की है और दूसरी व्याख्या की। ऐतरेय आत्मा और चेतना की उत्पत्ति, छांदोंग मंत्रों का लय एवं जाप, कठ या कंठ, नचिकेता यम की कथा, एंड डी मुंडक सत्यमेव जयते मंत्र का वर्णन। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिलान करने को दिया है, वहाँ सूचियों को मिलान करेंगे, फिर यहाँ पर इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो जब सूचियों का आप मिलान करते हो तो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ कि आप इनको एक जगह नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंगल में भी खूब पूछे जाते हैं और आए हुए हैं। मुंडक का भी मैंने देखा, छांदोग्य का देखा, सत्यमेव जयते मंत्र का क्वेश्चन बनता हुआ देखा, तो इसको आप कहीं नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिलहाल इसको भी देखते चलो। 61 से हमने अटेंड किए हैं और 66 में पहुँच गए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता था? ऑप्शन आपके ये दिए गए हैं A, B, C और D, और सारे बहुत इंपॉर्टेंट और क्लोज आंसर हैं। आपको लग सकता है कि अशोक भी हो सकता है, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य या बृहदस्त। तो अब आप इसको पहले रिकॉल करिएगा, अगर गेस कर रहे हैं तो गेस कीजिए, देखिए क्या आंसर होता है। 297 से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार वह मौर्य सम्राट था जो यूनानी लेखक उन्हें अमित्रोचेट्स या शत्रुओं का नाश करने वाला कहकर संबोधित करते हैं, जबकि पतंजलि के महाभाष्य में उन्हें अमित्रघात यानी शत्रुओं का हत्यारा कहा गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, बिंदुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है एग्रोनोमोई, भरतियाकस, सी क्षेत्रिका, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। पहली बात तो ये आंसर बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आपके UPSC ने इसको पूछा है, UPPSS ने भी पूछा, ये सब तो बहुत बार आया हुआ। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो मौर्य कालीन जो राजस्व प्रणाली थी उसमें किसान अपनी उपज का छठा हिस्सा मतलब यही राजस्व के रूप में और अतिरिक्त कर बाली भेंट स्वरूप देते थे। बाली भूमि कर अथवा भूमि क्षेत्र पर और राजस्व का मुख्य स्रोत था। वहीं उपज के छठवें हिस्से की दर लागू करने की जाती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा कि मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर जो एकत्रित करने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को कहा जाता तो वो एग्रोनोमोई कहा जाता था। और ये आपका PYQ क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बेसनगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए, B, C और D। अब आप आंसर पढ़ लो, तो हमें आंसर बताना है कि किसने भागवत के रूप में वर्णित किया अपने आप को। बेसनगर स्तंभ शिलालेख यह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है और इसे हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया था और वह शुंग राजवंश के दरबार से में तक्षशिला के इंडो ग्रीक शासक, तो ये एक यूनानी शासक था। ठीक है, अम्तालिका यूनानी शासक था और इस शिलालेख पर उत्कीर्ण है कि वह स्वयं को भागवत यानी भगवान कृष्ण और गरुड़ विष्णु के वाहक का उपासक बताते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? हो जाएगा डी, हेलियोडोरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर के संबंध में सही है। ऑप्शन फर्स्ट है तो उनकी राजधानी साकल में थी। सेकंड, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो, मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना। अब कूट आपके वही है नॉर्मल, देख लो आप पहले ऑप्शन को, मगर पढ़ना ध्यान से क्योंकि ABCD में आगे पीछे रहते हैं, सेम नहीं रहते, तो पढ़ लेना पहले अच्छे से, ठीक है। मैं नहीं बताती हूँ आगे। तो इसका आंसर पहले देखते कि क्या सही होगा। क्या वाकई में ऑप्शन फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या दोनों सही है। तो देखो मेनेंडर जो है, मिनेंडर या मिलिंडा 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व वह सबसे लोकप्रिय इंडो ग्रीक शासक था जिसने न केवल इंडो ग्रीक शक्ति को स्थायित्व प्रदान किया बल्कि भारत में अपने साम्राज्य की सीमा को विस्तार किया। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मिनेंडर पन्हा से बहुत क्वेश्चन बने हैं। उनकी राजधानी सकला या आधुनिक सियालकोट पंजाब में थी। तो फर्स्ट तो सही है आपका आंसर जो है, ठीक है। सेकेंड, नागसेन ने उसे बौद्ध धर्म अपनाने में मदद की। इसका प्रमाण यह है कि इसका वर्णन प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो मिलिंडा के प्रश्न में मिलता है जिसमें राजा मिलिंद द्वारा नागसेन पाठ के बौद्ध लेखक से पूछे गए दार्शनिक प्रश्न शामिल है। तो फिर दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही है, यानी कि जो ये कथन है और ये कथन है दोनों ही अपने आप में सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया था। ऑप्शन है A, B, C और D। इसको पढ़ लेना। तो देखना है हमें कि कुषाण वंश के जो शासक थे तो किसने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया था। देखो कुजुल कॉडफिसेस जो था वो 15 ईस्वी से 64 ईस्वी, ठीक है, 15 ईस्वी। देखो पहले क्या चलता था ईसा पूर्व, अभी ये ईस्वी आ गया, ठीक है। उन्होंने यूची जनजाति के 5 कुलों को मिला दिया और एकीकृत कुषाण साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने धर्मतिदा एवं सश्चरित धर्म उपदेश अपनाया। उन्होंने तांबे में सिक्के ढाले और माना जाता है कि व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने रोमन आरेई प्रकार के सिक्कों की नकल की। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा विम कटफिसेस, जिसने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया। अच्छा कुछ चीज़ें और दी हैं तो आप उसको PDF से अच्छे से पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं पूरा बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। सेकेंड है गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है। अब ये देखो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो है कि ये नासिक अभिलेख कहाँ पाया जाता है। दूसरी बात ये अभिलेख का नाम ही क्या है, मतलब नासिक है, प्राकृत है, कहाँ का है, मतलब कहाँ सिचुएटेड है। अब देखो इन्होंने पूछा है कि किस भाषा में है। ये 4 भाषाएं दी गई हैं A, B, C और D। हमें बताना है क्या प्राकृत में है, यूनानी, अरामाइक या संस्कृत, ठीक है। तो जो आपका नासिक अभिलेख है ना, इस शिलालेख में प्रमुख सातवाहक शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी जो 106 से 130 ईस्वी की उपलब्धियों का उल्लेख है यह प्राकृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। किसमें, तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन अटेंड किए थे। 67 नंबर हो गया, 68 को अटैम्प्ट कर लिया, 69 देख लिया, 70 और 71, 72, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है सूची के क्वेश्चन दिया गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये संगम युग में भूमि विभाजन है और ये यहाँ पर भूमि के प्रकार है, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं कुरिंजी, पालय, मुल्लाई, नेथल। तो अब इसका आंसर बताना है कि क्या कुरिंजी मरुस्थल है, पहाड़ी रास्ते, चारागाह या तटीय, ठीक है। तो ये संगम युग की हैं इसलिए नाम भी आपको चेंज लग रहे होंगे। अगर जो पहली बार देख रहा होगा तो उसे, क्योंकि मैं भी टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन ऐसे था कि कभी कभी पहली बार देखती थी तो लगता था ये कहाँ से आया होगा, क्या इसमें रहा होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर देखें कुरिंजी तो ये पहाड़ी भूमि है, क्या हो जाएगा, कुरिंजी जो होगी वो A2 चला जाएगा। पहले यहाँ देख लेते हैं, ये कुरिंजी आपकी है, ये पहाड़ी रास्ते या पहाड़ी भूमि हो जाएगी। इसके बाद में मुल्लाई जो दिया गया है ये C नंबर पे, मुल्लाई आपकी देहाती हो जाएगी, ठीक है। मुल्लाई क्या हो जाएगी, देहाती या म्यान, मतलब इसमें आगे देवता भी हैं, नाम है। पाले की बात करें, ये जो पाले है B, ये आपकी हो जाएगी रेगिस्तान। तो अब इस तरीके से जब मिलान करोगे तो देखो सबसे पहले कुरिंजी, ये पहाड़ी रास्ते थे। A2 देख लो, अब A2 यहाँ पर एक ही इसमें दिया गया तो आपको रास्ता पहले, वो आंसर पहले ही पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, B ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था। A मछली, B बाघ, C धनुष एंड D शेर। अब ये भी क्वेश्चन खूब आया हुआ है, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो याद रहेगा आपको। तो पांड्य साम्राज्य का क्या प्रतीक चिन्ह रहा है, आई होप आपको आंसर याद आ गया होगा, बताएं। ये है मछली और ये क्वेश्चन PYQ में आया तो इसलिए बहुत अच्छे से याद है। मौर्योत्तर काल में श्रेणी थे। ऑप्शन ए सैनिकों, जमींदार, व्यापारियों का एक समूह या किराएदार। इसका बताना था
कि मौर्योत्तर काल में श्रेणी या श्रेणी थे। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से क्या हो सकता है वो आपको देखना है, ठीक है। देखो, मौर्योत्तर काल के दौरान व्यापारियों के समुदायों को श्रेष्ठ नामक प्रमुख के तहत श्रेणी या गिल्ड के नाम से जाना जाता था। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, व्यापारियों का एक समूह। डिटेल चीज़ें आप वहाँ पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ऑप्शन ए जॉन मैल्कम, बी जॉन्स मिल, सी फ्रांसिस ड्रेक या डी वी.ए. स्मिथ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, समुद्रगुप्त जो लगभग 335 से 336 या 375 ईसा पूर्व तक वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। उसने युद्ध और विजय की नीति अपनाई एवं अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। उसकी इसी नीति के कारण इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा वी.ए. स्मिथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वारामिहिर द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए प्राकृत प्रकाश, बी पंच सिद्धांतिका, सी शिल्प शास्त्र या डी मंत्र शास्त्र, ठीक है। वारामिहिर द्वारा पूछ रहे हैं। तो वारामिहिर जो है वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के लगभग 376 से 413 ईस्वी के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। मतलब उनके दरबार के ये 9 रत्न होंगे, उनमें से एक ये भी थे। वह प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, ठीक है। तो पंच सिद्धांतिका ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 3 महत्वपूर्ण लिखी, तो 2 और कौन सी होंगी। तो ये पंच सिद्धांतिका लिखी थी। इसके बाद में उन्होंने एक वेदांग ज्योतिष के शासक हेलेनिस्टिक खगोल विज्ञान का एक संग्रह है, साथ ही 5 पूर्व के खगोलीय ग्रंथों अर्थात सूर्य सिद्धांत, रोमाका सिद्धांत, पौली सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और पैतामहा सिद्धांत के सारांश देता है। तो बी सही है। वृहद संहिता भी लिखी है और वृहद जातक भी लिखी है। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप देखते चलो। 73 क्वेश्चन नंबर हो गया आपका। इसमें ये लिस्ट दी थी, ये आपका 74, 75, 76 और 77। आगे बढ़ते फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे। ए, बी, सी और डी। ये नाम है, आप अच्छे से नाम को पढ़ लो, फिर हमें बताना है कि किसने बनवाए थे। देखो, दक्खन के वाकाटक यानी उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्रों में सातवाहनों का उत्तराधिकारी वाकाटक नामक एक स्थानीय शक्ति ने किया। वे उत्तरी भारत में गुप्तों के समकालीन थे। पुराणों में इस राजवंश का उल्लेख विध्वंसक के रूप में विध्यंक के रूप में किया गया है। विध्य शक्ति और ये डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। आंसर में बताना है कि किसने किया था, ठीक है। तो सी विकल्प हो जाएगा कि इसको जो किया था वो किया था हरिसेन ने, ठीक है। डिटेल बहुत लंबी दी गई है, उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कि रुद्रसेन कौन थे, हरिसेन कौन थे, तो वो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहले छोटा कौन था, फिर बड़ा कौन था, फिर ऐसे ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 यहाँ पर कूट दिए गए हैं और इनसे हमें नीचे आंसर को मिलान करना है। ये गुप्त साम्राज्य के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में अगर देखें यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, हमें लगता है सबसे पहले भुक्ति आएंगे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासनिक विभाग है, मौर्य प्रशासन के विपरीत जहाँ राजनीतिक अधिकार राजा के हाथों में केंद्रित था, गुप्त प्रशासन प्रकृति में विकेंद्रीकृत थी और इसमें स्थानीय राजाओं एवं छोटे छोटे प्रमुखों जैसे कई सामंत शामिल थे। सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो भुक्ति। भुक्ति ए ऑप्शन है आपका, कह रहे हैं भुक्ति। भुक्ति के बाद में सबसे पहले ग्राम के बाद में भुक्ति के बाद में विषयस, फिर विठीस, फिर ग्राम, ऐसे करके। तो छोटे से बड़े बढ़ना है, तो जब छोटे से बड़े जाओगे तो फिर सेकेंड, फोर्थ विधि, विषय और फिर भुक्ति, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखो, बताने में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि ये नाम अलग से है, विधि, विषयस, तो थोड़ा सा बताने में हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, बाकी आंसर आपका ए ही सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री हैं। ए, बी, सी और डी, ये 4 नाम दिए गए। इनके नाम आपने सुने होंगे, वारामिहिर, आर्यभट्ट प्रथम, ब्रह्मगुप्त और भास्करदिती, कहीं ना कहीं सुने होंगे। और ये आंसर तो एकदम हलवा है, बहुत ही सिंपल है, तो आर्यभट्ट जी हो जाएंगे, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। अब एक नहीं है, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए गांधार, कंबोज, पांचाल, कौसाम्बी। अब कहीं ना कहीं आपने इनमें से नाम सुने ही होंगे। देखो, ये जो नाम है, जैसे कि आप
किसी का अगर आपने नहीं सुना होगा तो पांचाल का सुना होगा, है ना। पांचाल का तो नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा। गांधार का भी सुना होगा, अवंती का सुना होगा, कंबोज का सुना होगा। तो किसका नहीं सुना? कौसाम्बी। ठीक है, कोसल का सुना होगा, काशी का सुना होगा, कौसाम्बी आपने नहीं सुना होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हालांकि ये ऐसे नाम है जो क्लोज में है तो आपको लगेगा कि क्या क्या हो सकता है। 16 महाजनपद है, काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जिमल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्सक, अवंती, गांधार और कंबोज। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सूची का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। ये महाजनपद में अधिकारी हैं और ये उनके संबंधित कार्य है। ऑप्शन है व्यावहारिक, सामान्य मामले, सर्वार्थक, न्याय, सी गणक, भाग का संग्रह एंड डी भागदूध, मुख्य कलाकार। अब हमें यहाँ पर इनको पहले मिलान करना है। ठीक है, देखो जब इनको मिला, देखिए ये जो व्यावहारिक है ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका न्याय। ठीक है, सर्वार्थक है तो ये सामान्य मामले। इस तरीके से मिलान करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा A2B1। गणक जो है ये है मुख्य लेखाकार और भागदूत जो होंगे भाग का संग्रह। तब जब इनको मिलान करेंगे तो आपको A2 एक ही में मिल रहा है। ठीक है, और यही आंसर है, बी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी 78 से क्वेश्चन को सॉल्व किया। 78, 79, ठीक है, 80, 81 और 82। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कोड आप मिलान कर लेना यहाँ से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तेलुगु कृति मुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे? ऑप्शन है हरिहर, बी देवराय, सी बुक्का या डी कृष्णदेवराय। तो हमें यहाँ पर आंसर बताना है कि इसमें कौन से लेखक हैं। तेलुगु कृति की बात हो रही है तो अमुक्तालय जो विजयनगर है राजवंश के कृष्णदेवराय द्वारा रचित तेलुगु में से एक महाकाव्य कविता है। क्या हो जाएगा? कृष्णदेवराय इसके लेखक है। ठीक है, कह रहे हैं कि तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है पांड्य, चेर, चोल, पाल। तो बताना है। नटराज मूर्ति तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है सब लोगों ने। तो जो नटराज मूर्ति वो चोल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण नमूना तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। हालांकि कह रहे हैं कि सबसे पुरानी ज्ञात नटराज मूर्ति जिसकी खुदाई ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा में की गई प्रारंभिक चालुक्य शासन के दौरान बनाई गई थी और यह मूर्ति चोलों के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गई थी। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका कि ये चोल साम्राज्य के समय की। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है या है? ऑप्शन है हर्षचरित, बी पार्वती परिणय, सी मयूर शतक एंड डी वाक्यपदीय। तो ये भी बताना है। देखो आंसर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन लगभग 606 से 647 ईस्वी के दरबारी लेखक थे और हर्षचरित एवं पार्वती परिणय के रचयिता बाणभट्ट थे। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहे हैं वाक्यपदीय, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है तो वाक्यपदीय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी देखो ये मैंने देखा नहीं ध्यान से, सिर्फ ये नहीं हो जाएगा इसमें, मतलब ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे आंसर हमें निकालना है। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट और सेकेंड हर्षचरित और पार्वती परिणय। तो डी ऑप्शन इस तरीके से हो जाएगा। मैंने इसको नहीं देखा, मैंने यहीं केवल चारों ऑप्शन देखे थे। ठीक है, तो चलो सॉरी इसके लिए, गलती हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब सही नहीं है पूछ रहे हैं, 4 ऑप्शन देंगे। वैसे तो मैं पढ़ के ना बताऊं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें क्या कह रहे हैं। अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है। बी उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। सी उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। या डी हसन निजामी और फ़खरुद्दीन उनके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक थे। अब इसमें कोई एक ऑप्शन सही नहीं है, ये कह रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन को कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में एक मस्जिद और कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। तो ए यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, का श्रेय उन्हें दिया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप देखते चलो और इसको देखने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये हमने 88 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये भी आपका है कि एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। देखो ध्यान देना, ज़्यादातर क्वेश्चन में सही नहीं पूछ रहे हैं।
यह कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी। इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था यदि इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की। बहुत ध्यान से पढ़ना है। एकता प्रणाली है, एकता प्रणाली आती है और इसके क्वेश्चन भी खूब बनते हैं। तो अगर एक भी ऑप्शन में कोई एक भी शब्द अगर गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो, इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को कई बड़े और छोटे इक्तों में विभाजित किया था। किसने? तो इल्तुतमिश ने। और वेतन के बदले में भूमि का आवंटन किया जिसे उसने अपने तुर्की अधिकारियों को वितरित किया। आंसर की बात करोगे तो जो कह रहे हैं कि हालांकि एकता प्रणाली वंशानुगत नहीं थी, अतः विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे। एक ऑप्शन ही सारे क्वेश्चन को गलत या सही कर देता, तो ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, 88 देख लेते हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। ए, बी, सी और डी। वैसे तो आता ही होगा, सिंपल है। सैयद राजवंश की स्थापना खजरी खान द्वारा की गई थी, जो मुल्तान का गवर्नर और भारत में तैमूर का नायब था। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, खजरी खान। ओके। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के अनुयायी थे। बी, चंदेरी का युद्ध 1527 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्या चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में वाकई लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया, वो थोड़ा सा आप पहले रिकॉल करो। देखो, यद्यपि बाबर एक रूढ़िवादी सुन्नी था, फिर भी वह ना तो कट्टर था और ना ही धार्मिक। अब ये इसमें ऐसे लिखा हुआ बता रहे हैं, हमने फिजिकली तो देखा नहीं है। ये जो मतलब मुग़ल थे, बाबर थे, तो बहुत अच्छे तो थे ही नहीं, सबसे पहली बात। जैसे ब्रिटिश अच्छे नहीं थे, वैसे ये भी अच्छे नहीं थे। दूसरी बात, ना ही धार्मिक दैवी लोगों के नेतृत्व में था। वह नक्शबंदिया खूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी थे। हाँ, बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े तो वो बढ़िया डिटेल में दिया गया, आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर चंदेरी की बात करें तो चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में, यह युद्ध बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया, ठीक है, लड़ा गया। अब यहाँ पर या तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, 1528 या 1527 यहाँ कर दिया है, तो वैसे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाना चाहिए, बट बाकी चीज़ें तो सही हैं। तो आंसर उन्होंने दोनों ही सही बता दिया कि सी ऑप्शन सही है, पर इसकी डेट केवल मिसमैच है। 1527 में खानवा का युद्ध होता है, 1528 में चंदेरी का, फिर 1529 में घाघरा का होता है, और इसके बाद में आप, तो ये 3 इधर होते हैं। मैंने लाइन से याद की तो मुझे याद है, कन्नौज का भी होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर भी सही नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद एवं ईसा खान मस्जिद का निर्माण कराया। बी, शेरशाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया, जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सी, शेरशाह सूरी के समय मौर्य प्रशासन का निम्नतम स्तर था। एंड डी कह रहे कि हुमायूं ईस्वी में बनाया गया था और 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। आपको ये एक ऑप्शन सही नहीं है, पहले ध्यान दो। हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर बसाया जिसका नाम उसने दीन पना रखा था, तथा दिल्ली में जमाली मस्जिद एवं ईसा खान की मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं लाहौर नहीं होगा, दिल्ली, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस रो उनके दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। सेकंड, उनका अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में गोलकुंडा के विरुद्ध था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? कथन ही आपके दिए गए हैं, बस ध्यान से पढ़ लेना कथन को। तो बात करें तो पहली बात तो थॉमस रो जब आया था तब तक अकबर की मृत्यु हो गई थी। रॉल्फ फिच पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में आया था। वह लंदन के एक सज्जन व्यापारी थे एवं मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर, भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करने वाले शुरुआती अंग्रेज यात्रियों और व्यापारियों में से एक था। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे कि उनका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था, ठीक है। ये जो बात करें तो अकबर का अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में असीरगढ़ खानदेश के विरुद्ध था, ठीक है। मतलब ईयर सही है, बट जो गोलकुंडा ये है ये आपका यहाँ पर गलत है। ये असीरगढ़ खानदेश के विरुद्ध था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। आपको पहले ही आइडिया लगा लेना चाहिए कि थॉमस रो अकबर के दरबार में नहीं आता। थॉमस रो आता है 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार का दौरा करता है और तब उसे पता चलता है कि अकबर की मृत्यु हो गई। वो वहाँ से जब चला था, क्योंकि पहले ये एरोप्लेन वगैरह तो थे नहीं, तो टाइम बहुत लगता था समुद्री यात्रा में,
तो जब चला था तो उसे लग रहा था कि मतलब पता था कि अभी अकबर जिंदा है, लेकिन जब तक आया तब तक अकबर की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करने, ये 2 सूचियाँ दी गई हैं। ऑप्शन है वाकिया नवीस, बी दरोगा ए डाक, सी मुकद्दम, या डी मुतसद्दी। मुतसद्दी, ठीक है। तो अब इनको मिलान करना है। ये फिलहाल नाम दिए गए हैं सूची सेकंड में, ग्राम का मुखिया, संचार माध्यम, बंदरगाह के गवर्नर एंड फोर्थ समाचार विवरण करने वाले। तो इनको मिलान करेंगे तो देखो, जो वाकिया नवीस समाचार विवरण करने वाला होता है, दरोगा ए डाक संचार माध्यम, ठीक है, वाकिया नवीस। तो ये इस तरीके से मिलान करोगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, A4, B2, C1 एंड D3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है, ये कह रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन है अकबर ने देसाला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, बी चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, सी अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, एंड डी बटाई या गल्ला बख्शी भू राजस्व के मूल्यांकन प्रणालियों में से एक था। चारों मैंने इसलिए पढ़ के बताया क्योंकि ये अलग अलग है और मुगलकालीन ये चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो समझने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, ठीक है। आंसर फिलहाल बताना है। मैं वैसे कोशिश करी बहुत फटाफट वीडियो बनाऊं, ज़्यादा टाइम ना जाए। बात करेंगे तो जो कह रहे चाचर भूमि, ठीक है, चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जा सकती थी या की जाती थी। देखो, चाचर भूमि 3 या 4 वर्ष में एक बार, ये कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष, तो यही ऑप्शन इसका सही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब ये सुमेलित करने वाले भी खूब आते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन है गोविंद देव मंदिर नासिक, बी बीबी का मकबरा औरंगाबाद, सी इतमादुद्दौला मकबरा आगरा, एंड डी पंचमहल फतेहपुर सीकरी। तो मिलान करना है। देखो, विशिष्ट वास्तुकला के कारण वृंदावन में एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है गोविंद देव मंदिर। इसका निर्माण 1590 ईस्वी में आमेर के राजा मानसिंह ने 10 करोड़ रुपए की लागत से करवाया था। तो जो ये कह रहे हैं यहाँ पे नासिक नहीं है, ये है आपका वृंदावन में, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं, बल्कि बाकी बीबी का मकबरा औरंगाबाद है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो अब आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फैजी अबुल फजल रहीम अब्दुल रहीम खाने खाना, एंड डी मिर्जा अजीज़ कोका। तो ये आप पहले देख लो अच्छे से, फिर इसके बाद में आंसर बताना है। तो किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, तो वो है आपके सिंपल है कि अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। सेकेंड, फ्रैंकोइस बर्नियर ना मुगल शहरों को कैंप टाउन के रूप में वर्णित किया था। तो कह रहे हैं, तो ये फिलहाल ऑप्शन दिए गए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। देखो, जो डोमिंगो पेस है वो एक पुर्तगाली यात्री था जिसने वर्ष 1520 के आसपास विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, और वह हिंदू राजधानी की सर्वोच्च भव्यता और वैभव के समय में था। तो ये चीज़ें, और फ्रांसो बर्नियर जो है वो मिस्र और का था, उसने भारत का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने मुगल काल के दौरान औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में कार्य किया था, और फ्रांस लौटने के बाद उन्होंने मुगल भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय यात्रा वृत्तांत लिखा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो हम लोगों ने यहाँ से 93, 94, 95 और 96 तक देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सूफीवाद में सूहर का अर्थ है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भय का प्रतीक, गरीबी, मोक्ष प्राप्ति और सहिष्णुता का पालन। आपको बताना कि इसमें क्या सही है। तो सूफीवाद में सूहर का जो शब्द बता रहे हैं वो आपका है, देखो, सूफी पीर मुर्शिद संत मुरीद अनुयायी जिक्र भगवान के नाम का पाठ। तो काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। सूहर की बात करेंगे तो सहिष्णुता का पालन करने वाला यज्ञ करना, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिटेल चीज़ें दी गई पीडीएफ में, तो पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट कह रहे कि मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में कौन सा निम्नलिखित में से सही क्रम है, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, और अवरोही का होता है कि बड़े को पहले लगाना है फिर छोटे को लगाना है। तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या इसका सही आंसर होगा। मराठा प्रशासन इकाई के समय की बात चल रही है, ठीक है। तो अब आप हमको पढ़ के बताओ पहले। देखो, मराठा प्रांतीय प्रशासन जो था वो मुख्यतः दक्कन और मुगल व्यवस्था पर आधारित था। शिवाजी ने कुछ प्रांतों को पुनर्गठित किया था और उनके नाम बदल दिए थे। प्रांतों को प्रांत कहा जाता था जो सूबेदार के अधीन होते थे। सर सूबेदार के कार्यों का नियंत्रण एवं निरीक्षण करता था। प्रांतों के बाद तरफ का स्थान था जिनका नेतृत्व एक हवलदार या तरफदार करता था। मौजा या गांव प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी, तो मौजा या गांव, ठीक है।
मौजे या गाँव आपको एक ही ऑप्शन में मिल गया, तो अब आपका आंसर निकल आया। तो चलें आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित के दस्तावेजों में किया गया था। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। हमें बताना है कि किस में किया गया था। मोडी लिपि को मोडिया के नाम से भी जाना जाता है, और मोडी शब्द मराठी क्रिया मोदने तोड़ने से बना है। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मराठा। मोदी नहीं होगा, मोड़ी हो जाएगा, कहीं कहीं मोदी कहते हैं। मैंने भी सोचा ये क्या नया नाम है ना, तो मोड़ी। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान या दर्शन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ए शंकराचार्य अद्वैत, बी रामानुजर विशिष्ट अद्वैतवाद, सी निम्बार्क द्वैताद्वैत एंड डी वल्लभाचार्य द्वैत। अब इनमें से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार आया था, और ये 5 से 7 बार मैंने एग्ज़ाम में देखा है यूपीएससी और प्लस यूपीपीसीएस को मिला के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अगर सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि मैं इस बार कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट तो इस बार आ ही जाए, ये डिपेंड करता है, पर आता बहुत है क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पर मिलान करोगे कि जो सही सुमेलित नहीं, तो वल्लभाचार्य जी का सही सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हैं। अब इनका क्या होगा तो वो आप डिटेल में पीडीएफ से पढ़ लेना, हम बढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त हुआ। बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयरकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया। सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। एंड फोर्थ, चतुर्थ मैसूर युद्ध में आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को पराजित किया। कौन सा इनमें से सही है, ठीक है। वैसे मैं डिटेल में नहीं बताती, पर क्या ऐसे बेस नहीं बनता, क्लियर नहीं होता कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो और चीज़ें डिटेल दी गई हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सब कुछ दिया गया। हमें यहाँ जो सही कौन सा सही है वो पहले बताना है। तो देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो आपका 1790 से 92 में होता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका नेतृत्व संभाला, और एक बड़ी सेना के मुखिया के रूप में अंबूर, ठीक है, अंबूर और वेल्लोर से बंगलुरु में कब्जा कर लिया, और वहाँ से श्रीरंगपट्टनम तक मार्च किया। यह युद्ध वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ संपन्न हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ने दक्षिण में टीपू सुल्तान की प्रमुख स्थिति को नष्ट कर दिया, और वहाँ ब्रिटिश वर्चस्व को स्थापित कर दिया था, ठीक है। तो टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया। तो इस तरीके से जो सही आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। अच्छा, ए, बी और डी में क्या प्रॉब्लम है तो वो आप फिर वहाँ पे डिटेल में पढ़ना, ठीक है। तो ये हमने अब देखा था कि सुअर इज सूफीज़्म मीन्स क्या होता है। यहाँ से 98 को देख लिया क्वेश्चन को, ठीक है, 99 को, 100 को और 101 को। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये 4 युद्ध दिए गए हैं, ठीक है, युद्ध को आप पढ़ लो। ये इसके कूट दिए गए हैं, तो अब इनको हमें मिलान करके बताना है पहली बात तो, ठीक है। तो पिंडारी का जो युद्ध होता है वो आपका 1800, ये जो यहाँ पर है, अगर याद है इस तरीके से तो आप निकाल ले जाओगे, तो 1817 से 18 के बीच में होता है, ठीक है। आरकोट का युद्ध अगर आपको याद हो तो, अच्छा ये किसके किसके बीच में होता है वो मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसको बताने से फिर बहुत टाइम लग जाएगा। प्लासी का सबको पता है, कर्नाटक का भी पता ही होगा। मिलान करोगे तो फिर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, 4th, 2nd, 3rd और 1st, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिख आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक, गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी जिसे अब अमृतसर कहा जाता है। बी, गुरु अंगद ने लंगर सामुदायिक रसोई की अवधारणा पेश की। सी, गुरु अर्जन देव ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि को मानकीकृत और लोकप्रिय बनाया। डी, गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। अब इसमें से कोई एक कथन सत्य है आपका। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, ये चीज़ें सब डिटेल में दी गई हैं। बात करें तो गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट करें कि शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत था। ये 4 ऑप्शन दिए गए, सैन्य कमांडर, महालेखागार, प्रधानमंत्री एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ चीज़ें भी हमने उनके शासनकाल के बारे में डिस्कस की थी, तो आपको कुछ चीज़ें याद रहेंगी इस तरीके से। बार बार जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं ना। तो सैन्य कमांडर जो हैं वो शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत उनका नाम था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया। 4 ऑप्शन है, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी, सरफराज खान, सिराजुद्दौला। अब ये कंफ्यूज बहुत करते हैं क्योंकि ये ऐसे नाम हैं कि कभी कभी लगता है कि कौन होंगे, बट अगर सही से क्लियर याद है तो फिर नहीं कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो किसने ये कर दिया था, तो मुर्शीद कुली खान और ये अलीवर्दी और सरफराज खान, सिराजुद्दौला। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। आंसर की बात करें
तो कह रहे हैं कि अली वर्दी खान ने सरफराज खान को मार दिया और वर्ष 1756 तक बंगाल पर शासन किया। उसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया? ए, बी, सी और डी। उत्तराधिकारी राज्य, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राज्यों की तीन मतलब व्यापक श्रेणियां थी, है ना। उत्तराधिकारी स्वतंत्र और जो नवीन राज्य नए बने थे, क्योंकि जब मुगल कालीन सत्ता छीण भीड़ हुई, मतलब छिन्न भिन्न हो जाती है, जब कोई घर टूटता है तो फिर उसकी जगह बराबर करके वहाँ नए घर बनते हैं, छोटे बड़े इस तरीके से। तो ये जब साम्राज्य विघटित हुआ तो इस पर नए नए राज्य और बन गए, कुछ पुराने थे उनको एकत्रित किया गया इस तरीके से। तो मैसूर वह राज्य है जो अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए, बुरहान निजाम शाह प्रथम, बी, बुरहान निजाम शाह, ये शायद दो गलत, मतलब दो एक बार दे दिया, गलत है, सी, मुकम्मल खान एंड डी, मलिक अहमद शाह बहारी। ठीक है। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना की बात हो रही है, तो इस पर निजाम शाही वंश का शासन था। यह उत्तर पश्चिमी दक्कन में बीजापुर और गुजरात सल्तनत के बीच स्थित था। बात करें यहाँ पर तो जो इसकी मतलब स्थापना की गई थी वो मलिक अहमद शाह बहारी के द्वारा की गई थी। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर का हो जाएगा। ये हमने 102 से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। 102, 103, 104, 5, 6 और 7। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से नागालपुरम का संस्थापक कौन था? ए, कृष्णदेवराय, बी, हरिहर द्वितीय, सी, देवराय प्रथम या डी, देवराय द्वितीय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो वह विजयनगर साम्राज्य 1509 से 29 ईस्वी के तुलु वंश का शासक था। उसके शासन की विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। उसे कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम नामक एक उपनगरीय टाउनशिप की भी स्थापना की। तो कौन हो जाएगा, तो कृष्णदेव राय हो जाएंगे। ठीक है। आगे, गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? अभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। गोलकुंडा शासन की सल्तनत की बात हो रही है। देखो, जो गोलकुंडा सल्तनत है इस पर वर्ष 1518 से 1687 ईस्वी तक कुतुब शाही राजवंश का शासन था और इसकी प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा और उसके पश्चात हैदराबाद वर्ष 1591 से थी। तो क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कुतुब शाही राजवंश। ओके। कह रहे हैं नेक्स्ट कि बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 4 मतलब 2 दिए गए हैं, इनके आंसर बताना है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया। सेकंड, दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वेधशाला बनवाई गई थी। तो कह रहे ए, बी, सी और डी। लेकिन अब ये इंटरचेंज है, इनको आप ध्यान से पढ़ना ताकि ऐसा ना हो कि अरे गलत आंसर टिक हो गया है ना। देखो, जो बात कर रहे हैं अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है, 1347 से 1358 ईस्वी तक इसने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया। उसने राज्य को चारों ओर या प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। तो कथन फर्स्ट सत्य है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने वर्ष 1356 ईस्वी में मिस्र के खलीफा से सुल्तान के रूप में स्वयं को स्थापित किया। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, तो ए कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, सेकंड भी ऑप्शन सत्य है और फर्स्ट भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 में प्रथम उपविजेता रहा? करंट का क्वेश्चन है। जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान। 2023 के विषय में बात हो रही है तो आपको बहुत ध्यान देना है। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर भारत के ओडिशा में आयोजित हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया। तो क्या हो जाएगा, बेल्जियम। इन्होंने कहा कि प्रथम उपविजेता। पुरुष हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान सबसे सफल देश है जिसने 4 खिताब 1971, 1978, 1982 और 1994 जीते हैं। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने 3-3 विश्व कप जीते हैं। तो इन्होंने डिटेल में चीज़ें बता दी है। फिलहाल उपविजेता की बात है तो जर्मनी है। तो अगर यहाँ पर ये विजेता पूछ लेते ना, प्रथम विजेता, सॉरी विजेता, प्रथम नहीं केवल विजेता तो जर्मनी होता, लेकिन उपविजेता पूछा तो बेल्जियम हो गया। ठीक है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? ए, बी, सी और डी। अब ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलोंग, गुवाहाटी, दिसपुर और कोहिमा। ठीक है, तो बताना है। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के माध्यम से शिलोंग में, ठीक है, कहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा शिलोंग। आगे बढ़ते हैं। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? एम प्रणेश, आदित्य मित्तल, कौस्तव चटर्जी या प्रणव आनंद। करंट का है, बहुत आराम से।
कोलकाता के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी कौस्तुभ चटर्जी शनिवार को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए। कौन हो जाएगा? कौस्तुभ चटर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पदक विजेताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट मुलायम सिंह यादव, बी श्री श्रीनिवास वर्धन एंड थर्ड श्री जाकिर हुसैन। उपरोक्त में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ठीक है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है आंसर। तो यहाँ पे कई सारे लोगों को 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनकी डिटेल चीज़ें दी गई हैं। आंसर की बात करूँगे तो ए मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, डी सभी को सम्मानित किया गया। मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत दिया गया है। श्रीनिवासन वर्धन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में दिया गया है। श्री दिलीप महल नोबिस को भी मरणोपरांत दिया गया है। श्री SM कृष्णा जी को भी दिया गया है। जाकिर हुसैन जी को दिया गया है। तो इस तरीके से आंसर आपका सही हो जाएगा डी। ठीक है, ये हमने 108 से सॉल्व किया क्वेश्चन को। ओके, और ये आपके नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम जिले में ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय ताड़ के पत्तों पर प्राचीन ग्रंथों का खजाना है, जो केरल के त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, तो यहाँ पर ये किया गया है स्थापित। ठीक है, केरल। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया? प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन और हरिद्वार। सारे क्लोज आंसर है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर कन्फ्यूजन हो सकती है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। ठीक है, तो चलो UP स्पेशल का भी ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया? गोवा, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने वो भी लगाया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया? A, B, C और D। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। उसका 8 से 10 जनवरी को इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन प्रारंभ होगा? A हुगली, B गंगा, C नर्मदा या D अडयार या ODR। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको इसका आंसर बताना है। करंट में रहा है तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन कोलकाता में आरंभ होगा और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा हुगली। ठीक है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है? ए उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश में इसका सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया। ठीक है, कह रहे हैं कि तमु लोसर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। नेपाली, मणिपुरी, नागा एंड मिजो। तो कुछ जनजातियाँ भी त्यौहार मनाती हैं। तो तमु जो है वो आपका नेपाल में नेपाली द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया? कोट्यम, मदुरै, इम्फाल एंड कोल्लम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, तो डी हो जाएगा आपका कोल्लम। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? ए कटक में, बी भुवनेश्वर में, सी राउरकेला में या डी चेन्नई में। तो ये जो उद्घाटन किया गया है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर विश्व के सबसे बड़े क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी गई है। यह भारत के राउरकेला में स्थित है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने 9 विजेता विश्व चैंपियन जर्मनी के विरुद्ध, तो ये आपका हो जाएगा सी राउरकेला में। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारे क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किए। 1 लाइनर और करंट के क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आप रिवाइज करते चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया? ए, बी, सी और डी। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा घोषित किया गया है। देखो, जो अपने थ्री कैपिटल प्लान के भाग के रूप में दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश ने विशाखापत्तनम को अपनी नवीन राजधानी घोषित किया है, तो क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? अब ये मतलब कि नेशनल करंट है। ए क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया या कोसोवो। ठीक है, तो क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 को यूरो क्षेत्र में शामिल हो गया और जिसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में घोषित किया है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मिसाइल पृथ्वी सेकंड खबरों में थी, यह है डैश। ए सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, बी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल या डी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
पृथ्वी सेकंड की बात हो रही है यहाँ पर। तो भारत ने ओडिशा तट के परीक्षण रेंज से सतह तक मार करने वाली कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है। तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया गया? ए, बी, सी और डी। इम्पोर्टेंट है। रक्षा मंत्री जो हैं श्री अजय भट्ट ने 31 जनवरी 2023 को रक्षा राज्य मंत्री, ठीक है, ये राज्य मंत्री हैं, 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय रंगशाला शिविर दिल्ली कैंट में गणतंत्र दिवस 2023 में पुरस्कार प्रदान किए। तो किसको? तो उत्तराखंड को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नाटू नाटू गीत का गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए, बी, सी और डी। चारों ऑप्शन आप पढ़ लो। वैसे करंट में था, आया भी है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चंद्र बोस को, ठीक है। नाटू नाटू गीत ने 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। यह किसी एशियाई गीत को प्राप्त होने वाला प्रथम पुरस्कार है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बन गया? ईशान किशन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल एंड ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। तो ईशान किशन ने, मतलब ये जो कारनामा किया है वो ईशान किशन ने किया है। देखो ये गलत हो गया, ईशान किशन ने किया था 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ जब हुआ था तब। लेकिन अभी जो एक क्रिकेट हुआ उसमें भारत के शुभमन गिल ने 200 रन बनाए, तो अब ये जो खिताब है वो शुभमन गिल को मिल गया, ठीक है। तो ये पहले थे, लेकिन जब किसी का रिकॉर्ड कोई तोड़ता है तो फिर वो आगे वाली रेंज पे आ जाता है, तो इसलिए अब ये शुभमन गिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिलहाल कि पुरस्कार में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता? रिकी केज, बी, ए आर रहमान, सी इलैयाराजा या डी एम कीरावनी, ठीक है। तो भारतीय संगीतकार और निर्माता रिकी केज ने अपने करियर का तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता। उनके डिवाइन टाइड्स एल्बम को बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा रिकी केज को, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला घोड़ा कला महोत्सव से संबंधित है? कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी या अहमदाबाद, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा काला घोड़ा कला महोत्सव हर साल फरवरी के महीने में मुंबई में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया है। 124, 25, 26, 127, 128, 129 और 131 तक सॉल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर जीता? ए कार्तिक सुब्रमण्यम, बी साज जंग, सी कल्याण वर्मा या डी संदेश कदूर। 132 क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से पढ़ना। तो ये जो जीता है वो कार्तिक सुब्रमण्यम ने ये जो अवार्ड है वो जीता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ए 40वां, बी 42वां, सी 43वां या डी 44वां। हाल ही में अमेरिका द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 42वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। अभी अगर ये अपडेटेड होता है तो इसको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन है। आंसर है तो अजय बंगा जी को 2 जून 2023 को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अपने क्षेत्र से संबंधित नहीं है? यहाँ पर संबंधित नहीं है, ये व्यक्ति हैं और ये संबंधित क्षेत्र है। ए कनक रेले, बी जैस्मिन एल्ड्रिन, सी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एंड डी रचित रविंद्र। ये यहाँ पर इनके संबंधित क्षेत्र हैं। तो अब इनमें से कौन सा सही नहीं है वो मिलान करना। रचित रविंद्र है वो क्रिकेट से संबंधित है, ये यहाँ पर शतरंज गलत दिया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विघ्नेश NR खिलाड़ी हैं? ए हॉकी के, बी क्रिकेट के, सी शतरंज के या डी फुटबॉल के। विघ्नेश AR। तो भारत के शतरंज खिलाड़ी विघ्नेश NR जर्मनी के IM इल्जा स्नाइडर को हराकर जर्मनी के बैट ज्विस्चेन में 24वां जो रैंक है या वो प्राप्त किया है। तो सी हो जाएगा। ये किसके खिलाड़ी हैं? ये शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है? ए अरुंधति रॉय, बी विक्रम सेठ, सी किरण देसाई या डी सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी उपन्यास की बात हो रही है। विक्ट्री सिटी फरवरी 2023 में प्रकाशित सलमान रुश्दी का उपन्यास है और यह रुश्दी का 15वां उपन्यास है, यानी कि इसके पहले भी उनके उपन्यास हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यायात्सो झील हाल ही में चर्चा में रही, यह स्थित है? ए लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो यायात्सो झील है जिसे 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरत झील के लिए
पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है और ये लद्दाख के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये फिलहाल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये भी देखते चलो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए हैं ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, बी द बंसीज ऑफ इनिशेरिन, सी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एंड डी एल्विस। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से किसने बाफ्टा पुरस्कार जीता है। ठीक है, देखो, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, केट ब्लैंचेट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और ऑस्टिन बटलर तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नीति आयोग के नए सीईओ हैं, ए अमिताभ कांत, बी रविकांत, सी वी आर सुब्रमण्यम एंड डी राजदीप सरदेसाई। तो आई होप कि करंट से आंसर देख लिया होगा, आपको आइडिया होगा ही पहले से, तो सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई? सौराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, मध्य प्रदेश। तो करंट का क्वेश्चन है, सौराष्ट्र ने रविवार 19 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रणजी ट्रॉफी जीती। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना है। तो जो हमारे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था वो था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सामाजिक विकास आयोग CSOCD के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ए गौरव अहलूवालिया, बी प्रतिभा पारकर, सी रुचिरा कंबोज या डी दिनेश भाटिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं फिलहाल, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा रुचिरा कंबोज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ए 23 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब है वो एन जोकोविच ने जीता, लेकिन 2024 का चेंज है आंसर, उसको देख लेना। ठीक है, आपका आगे वो भी आपका करंट आगे आएगा टेस्ट सीरीज में, तो उसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं? ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन गए। भारत में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिला और यह दुर्लभ तत्व का 7वां सबसे बड़ा भंडार हो सकता है, जो विश्व के सभी भंडार का लगभग 5.7% है। तो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का रियासी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है? ए अमृत उद्यान, बी नवीन उद्यान, सी गिरी उद्यान या डी राम वाटिका। देखो, बात करें तो अमृत उद्यान केंद्र ने राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन है जिनको हमने अभी सॉल्व किया है, तो देखते यहाँ से देख लो। ठीक है, इनको हमने सॉल्व किया है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि भारी भूकंप के दौरान तुर्की तथा सीरिया की सहायता की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों कहीं ना कहीं से संबंधित है। फिलहाल जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त, और चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ लेना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास लिखा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमीर कुमार बागची, मेघनाथ देसाई, सुमन बेरी या सुगता बोस। ठीक है, तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास में मेघनाथ देसाई ने उन विचारों के संग्रह पर एक आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण करते हैं जिन्होंने विश्व भर में अर्थशास्त्र को संचालित किया है। तो भी हो जाएगा आपका मेघनाथ देसाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया था? ये 4 ऑप्शन दिए गए, भारतीय तटरक्षक यानी कि ICG तथा अमेरिकी विशेष अभियान बल, भारतीय सुरक्षा गारद NSG तथा अमेरिकी विशेष अभियान बल, भारतीय वायुसेना तथा जापान वायुसेना या भारतीय वायुसेना तथा रॉयल यूनाइटेड किंगडम वायुसेना। तो ये अभियान जो होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो आयोग है इनसे भी क्वेश्चन अब बनाने लगा है। तो बी हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गारद NSG तथा अमेरिकी विशेष अभियान बल SOF। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? 4 ऑप्शन दिए गए, वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एंड वाटर एंड वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। आंसर था इसका वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, इनको भी आप फिलहाल देख लो उनके साथ में, नए वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, और वो आपका मिक्स GS का क्वेश्चन पेपर रहेंगे। ठीक।